हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी यूपीएसआई के लिए मूल विधि की 5वीं क्लास है। इसके पहले 4 क्लासेज आ चुकी हैं। जिन्होंने वो क्लासेज नहीं देखी, इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएसआई के नाम से, वहाँ पर वो क्लासेज पड़ी हुई हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं धारा 100 से लेकर के 146 तक। किस चीज़ से संबंधित है ये? मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में है ये सारी धाराएं। इसके पहले हम क्या क्या पढ़ चुके, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं आप सभी का। ये 6वां अध्याय है। इसके पहले 5 अध्याय आप लोग पढ़ चुके हो। तो अध्याय 1 धारा, उसमें 3 धाराएं थी, 1, 2 और 3। शीर्षक क्या था? संक्षिप्त नाम विस्तार परिवर्तन। ठीक। अध्याय 2 पढ़ चुके हैं। धारा कौन सी थी? उसमें 4 से शुरू हुई थी और 13 तक गई थी। और क्या था? दंड के विषय में, मतलब कितने प्रकार के दंड होंगे, कारावास होगा, मृत्यु दंड होगा। तो 6 प्रकार के दंड थे। आगे चल के जुर्माना, जुर्माना नहीं दोगे तो क्या होगा, ये सब चीजें आपकी 4 से 13 तक थी। फिर अध्याय 3, ये आप लोगों को बिल्कुल मौखिक याद होना चाहिए। अध्याय 3 में क्या था? धारा 14 से शुरू हो रही थी और 44 तक जा रही थी। इसमें वो अपवाद थे, सामान्य अपवाद। मीन्स अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा है जो अपराध के दायरे में आता है, ठीक है, लेकिन वो अपराध नहीं कहलाएगा, उस पर ट्रायल नहीं चलेगा, तो वो अपवाद सारे दिए हुए थे। जैसे कि 0 से 7 साल का कोई बच्चा हो वो अपराध कर दे, है ना, कोई विकृत चित्त हो वो कर दे, किसी व्यक्ति को धोखे से नशा करा दिया, उस नशे में अपराध हो जाए, ऐसे सब चीजें उसमें दी हुई थी। ठीक है। फिर अध्याय 4 पर आ जाते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। अध्याय 4, अध्याय 4 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? धारा 45 से लेके 62 तक थी। दुष्प्रेरण से संबंधित सारी धाराएं थी। मीन्स आप स्वयं अपराध नहीं करते हो, किसी को अपराध करने के लिए उकसाते हो, किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करते हो आप, मतलब दूसरे व्यक्ति से अपराध कराते हो, वो सारी चीजें आ गई थी। फिर अध्याय 5, अध्याय 5 में क्या था? महिला एवं शिशुओं के विरुद्ध अपराध थे। धारा 63 से स्टार्ट था और कहाँ तक गया? 99 तक। अध्याय 5 और अध्याय 6 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका अध्याय 1 और 2 है। ठीक। अध्याय 3 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अपवाद से भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं। 2 में आपकी परिभाषाएं हैं, मतलब धारा 2 अध्याय 1 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर 5 और 6 अध्याय में वो सभी अपराध हैं जो नॉर्मली होते हैं, जो संगीन अपराध हैं। ठीक। तो अध्याय 6 पर आते हैं जो आज पढ़ने जा रहे हो। अध्याय 6 में आपका क्या क्या है? धारा 100 से लेकर के 146 तक पढ़ेंगे। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध हैं, मतलब क्या होगा? सबसे पहले तो मानव वध होगा, धारा 100 से शुरू हो जाएगा। 101, धारा 101 क्या है? हत्या। अब आप लोगों को अंतर पता चलेगा कि मानव वध में और हत्या में, दोनों में व्यक्ति की मृत्यु तो होती है, लेकिन हत्या ज़्यादा संगीन जुर्म है और मानव वध से अलग है। ठीक है, कुछ मामलों में अलग है, अधिकांश मामलों में मानव वध को ही हत्या माना गया। ये देखोगे। 102 देखोगे कि जिस व्यक्ति की हत्या करना चाहते हो, अगर उसकी ना करके किसी और की कर दी तो फिर क्या सजा होगी, ये बात होगी उसमें। ठीक है। इसके बाद 103 देखोगे। 103 में दंड की बात होगी कि अगर किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी तो उसे क्या दंड दिया जाएगा। 103(1) में बात हो जाएगी इसकी। फिर 104 में कि कोई व्यक्ति जो आजीवन कारावास की जिसे सजा मिली है वो फिर से अपराध कर दे, हत्या कर दे, तो उसे क्या सजा मिलेगी, उसकी बात हो जाएगी। 103 के 2 पार्ट हैं। तो 103(2) में क्या है? भीड़ हत्या सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मॉब लिंचिंग होती थी, कि अगर एक भीड़ हत्या कर दे तो प्रत्येक व्यक्ति पर हत्या का केस चलेगा। ठीक। ये इन्होंने इस वाले जो आईपीसी थी उसमें मॉब लिंचिंग शामिल नहीं थी। बाद में जब ज़्यादा घटनाएं होने लगी थी तो मॉब लिंचिंग को शामिल कर लिया गया था और बीएनएस में इसकी मूल जो है अधिनियम, उसमें ही शामिल कर दिया गया। तो ऐसे करके आप 110 तक जाओगे। आगे चल के हत्या से ही संबंधित है। जैसे 105 है, 105 में उन लोगों के लिए दंड का प्रावधान है जिन्होंने मानव वध किया है लेकिन वो हत्या की कैटेगरी में नहीं आता। 106 में है फिर
जैसे ही चले जाओगे ऐसे ही है फिर कि किसी ने चूक से भूलवश प्रकोप कारण ये सब काम कर दिया, हत्या का प्रयत्न आ जाएगा फिर आगे चल के, तो ऐसा चलेगा आपका 110 तक। हत्या की धाराएं आ जाएंगी, मानववध की धाराएं सारी यहाँ पर हो जाएंगी। फिर 111 धारा याद रखना। 111 धारा किससे संबंधित है और इसकी उपधाराएं मिला लो। संगठित अपराध, इस वाले में एक चीज और हुई है बीएनएस में कि पहले आईपीसी होता था ना, तो सपोज करो धारा 2 है तो पहले धारा 2 लिखते थे, फिर 2(1) लिखते थे। लेकिन अगर इसमें बहुत सारे पार्ट हैं तो 2 से शुरू नहीं होगी, सीधा 2(1) से होगी। ऐसे ही यहाँ पर है कि 111 है तो 111(1) से होगी। संगठित अपराध की ये परिभाषा दे देंगे। फिर उसके लिए संगठित अपराध जो व्यक्ति कर रहा है तो उसके लिए सजा का प्रावधान हो जाएगा कि इसको क्या सजा दी जाए। 112 धारा जो होगी वो होगी छोटे संगठित अपराध, उसकी बात करेंगे। 113 इंपॉर्टेंट है, ये आतंकवादी घटनाओं, आतंकवादी कृत्यों के लिए है। 114 धारा, ये सब धाराओं की कुछ उपधाराओं के साथ पहले उसकी परिभाषा होगी 113(1) में, फिर 113(2) में उसके लिए दंड का प्रावधान हो जाएगा। तो ऐसे ही 114 ये है उपहति। उपहति एक शब्द का आप लोग बार बार जिक्र सुन रहे होंगे, उपहति, घोर उपहति। उपहति मतलब होता है किसी व्यक्ति को शारीरिक हानि पहुंचाना, उसको पीड़ा देना, उसका कोई अंग बेकार कर देना, शिथिल कर देना, ठीक है, अंग को चोटिल कर देना, अंग विच्छेद कर देना, ये सब आ जाता है आपका उपहति में। तो ये पूरी उपहति के जितने भी केस हैं ये चलेंगे आपके लास्ट तक। फिर आगे आप जाओगे, हमला आ जाएगा, हमला किसे बोलते हैं। फिर अपहरण आ जाएगा, व्यपहरण भी होता है, एक अपहरण होता है, आज ही पढ़ोगे आप। अपहरण के लिए क्या सजा होगी, व्यपहरण। शिशुओं को अपहरण कर लेते हैं, बंधुआ मजदूरी कराते हैं, किसी व्यक्ति, कई शिशुओं को देखा होगा आपने, बालकों को, उनकी आंख वगैरह फोड़ देते हैं भीख मंगवाने के लिए, तो वो सब यहाँ पर प्रावधान कर दिए और बहुत कठोर दंड का प्रावधान किया है। तो वो सारी चीज़ें आज आप देखोगे। इसके बाद फाइनली आप लोग देखोगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित जो भी काम हुए हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए अलग अलग दंडों का प्रावधान है, वो देखोगे। फिर आपका ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। अगला अध्याय जो होगा वो आपका किस चीज से रिलेटेड होगा, राज्य के विरुद्ध अपराध। राज्य मतलब स्टेट, स्टेट मतलब ये वाले स्टेट नहीं, स्टेट मतलब होता है देश के विरुद्ध अपराध, या सरकार के विरुद्ध मान सकते हो उसको, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप अगले चैप्टर में देख लोगे, राज्य के विरुद्ध अपराध और उनके लिए क्या सजा का प्रावधान है। अब आ जाते हैं क्लासेज का। क्लासेज की स्पीड ध्यान से सुनना, चूंकि पैट के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, ऑलमोस्ट यूपीएसआई के मैक्सिमम अभ्यर्थी पैट का एग्जाम भी दे रहे हैं। इन लोगों की डिमांड थी कि जब तक पैट एग्जाम हो रहा है तब तक क्लासेज की स्पीड थोड़ा धीमा कर दीजिए, क्योंकि उस एग्जाम पर भी फोकस करना था। इसीलिए अल्टरनेट डे पर क्लासेज कर दी गई हैं, कब तक, पैट एग्जाम तक। लेकिन फिर भी हम इस एग्जाम तक आपकी बीएनएस समाप्त कर देंगे। इसके बाद जैसे ही एग्जाम आपका समाप्त होता है रेगुलर क्लासेज आएंगी, प्लस इसके साथ एक चीज और है, पॉलिटी भी शुरू हो जाएगी पैरेलली। पॉलिटी की क्लासेज आपकी जैसे बीएनएस समाप्त हो गई तो क्या चलेगी, बीएनएसएस चलेगी, और इसके साथ में चलेगी आपकी पॉलिटी। तो रेडी रहिए, अभी जितनी धाराएं पढ़ाई जा रही हैं इसको इतने बार रिवीजन कर लीजिए कि कम से कम इस पर आपको वापस ना आना पड़े किसी को। इतना भी कंप्लीट कर लोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पॉलिटी के बाद बीएनएस से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आज की क्लास पर। ये सारी चीज़ें बता दी गई, कौन कौन सी धारा पढ़नी है। धारा 100 देख लीजिए, आपराधिक मानव वध, मतलब मानव का वध तो होता है, उसकी मृत्यु होती है, लेकिन मानव वध कहलाता है जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे कि उसकी मृत्यु होने की संभावना हो, यह कार्य करता है तो मृत्यु हो जाती है। मीन्स कोई व्यक्ति या तो उसका आशय ही हो कि इस व्यक्ति को हमें मौत के घाट उतारना है, ठीक, या फिर कोई ऐसी क्षति देना चाहता हो जिससे मृत्यु होने की संभावना हो और अंततः उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, तो इसे कहा जाता है आपराधिक मानव वध। धारा 100 में एक प्रावधान है। उदाहरण देख लीजिए, का एक व्यक्ति है जो एक गड्ढा, सपोज करो ये रोड है,
यहाँ पर एक गड्ढा है, अच्छा खासा गड्ढा है, ठीक, या मैन होल है, पानी भरा है। अब इसमें क्या करेगा ये व्यक्ति, जानबूझकर लकड़ियां और घास बिछा देगा कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा, ऊपर से मिट्टी डाल देगा अगर मिट्टी का है तो, कि इसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर गड्ढा था, और ये चला जा रहा है और गिर के मर जाता है, ठीक। तो इसे बोलेंगे मानव वध। और बताए दे रहे हैं क्या, सपोज करो कि एक व्यक्ति है यहां पर और झाड़ी के पीछे एक व्यक्ति है, ये यहां छिपा हुआ है कोई व्यक्ति। अब इस व्यक्ति को पता है कि यहां झाड़ी के पीछे एक व्यक्ति है, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति को बोलता है कि गोली चलाओ इस झाड़ी में किसी एक उस पर टारगेट करने को। इस व्यक्ति को नहीं पता है कि यहाँ के पीछे ये है, ये गोली चला देता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मानव वध का केस इस पर चलेगा, ठीक है, ये भी मानव वध है। इस तरीके से ये पूरा, जैसे कोई और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मीन्स सिंपल है कि उद्देश्य अगर किसी की मृत्यु कारित करने का है तो वो मानव वध कहलाएगा, ठीक। स्पष्टीकरण क्या है, पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर कोई शिशु गर्भ में है और उसको मार दिया तो मानव वध का केस नहीं चलेगा, लेकिन उस शिशु का या तो वो जीवित हो गया, जन्म हो गया उसका शिशु का, या उसका कोई अंग बाहर आ चुका है, फिर उसको मारा, तो ये मानव वध की श्रेणी में आएगा और वही सजा मिलेगी जो मानव वध की, ठीक। धारा 101 बहुत इंपॉर्टेंट है, हत्या से संबंधित है। कुछ धाराएं बिल्कुल याद कर लेना, जैसे 63 रेप से संबंधित थी। इसके बाद धारा 100 मानव वध, और 101 क्या है आपकी, हत्या से संबंधित। आगे संगठित अपराध, आतंकवाद, ये सारी धाराएं ज्यों की त्यों रटी होनी चाहिए, ठीक। इससे क्या होगा कि सपोज करो कोई धारा बाद की भी पूछ दी तो आप तुरंत कनेक्ट कर पाओगे कि इसके आसपास की धारा होगी। अब हत्या क्या है कि कुछ दशाओं को छोड़कर जो अपवाद हैं उन्हें छोड़कर बाकी सारे जो भी मानव वध होते हैं वो हत्या कहलाएंगे, ठीक। अब वो अपवाद क्या है वो आगे देख लेते हैं। सबसे पहला अपवाद, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। किस केस में हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय गंभीर या अचानक प्रकोपन से, प्रकोपन होता है क्रोध, और क्रोध कब आता है, जब उसी व्यक्ति ने क्रोध दिलाया हो जिसकी वह हत्या करता है, ठीक है। उस व्यक्ति ने इतना ज्यादा उस सामने वाले को उकसा दिया हो कि उसे इतना क्रोध आ गया हो, उस क्रोध के वशीभूत होकर वो उसकी हत्या कर दे, तो इसे मानव वध तो बोला जाएगा, हत्या नहीं बोला जाएगा। लेकिन फिर भी वो देखेगा, सपोज करो, इसमें मैं उदाहरण देता हूँ, सपोज करो उसने 4 गालियां दे दी, अब इस पर कोई हत्या कर दे तो इसको नहीं बोला जाएगा गंभीर प्रकोपन, क्योंकि जितना उकसाया था वो वर्थ नहीं था कि हत्या करो उस व्यक्ति की, ठीक। दूसरी चीज कि एक व्यक्ति है ए और इधर है बी, और बी का बच्चा है सी। अब बी ने ए को बहुत उकसा दिया, ये बहुत ज्यादा गुस्से में आके गोली चलाता है, लेकिन बी पर नहीं चलाता है, सी को मार देता है, इसके बच्चे को। तो ये फिर हत्या ही कहलाएगी, क्योंकि उस बच्चे का कोई दोष नहीं था। क्योंकि इसमें एक और लाइन है, आगे देखो, कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय गंभीर या अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाता है, मीन्स उसको इतना ज्यादा क्रोध आ जाता है कि खुद पर संयम नहीं रहता है, फिर वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का कार्य करे जिसने उकसाया हो उसे, ठीक है, क्रोध दिलाया हो, जिसने प्रकोपन दिया हो, क्रोध से आगे की चीज होती है प्रकोप, वो दिलाया हो, या फिर भूलवश उससे अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मीन्स उसने गोली उस पर चलाई और कोई और व्यक्ति बीच में आ जाए, तो भी इसे मानव वध में तो रखेंगे, सजा तो होगी, लेकिन इसे हत्या नहीं माना जाएगा, क्योंकि हत्या में ज्यादा सजा का प्रावधान है, ठीक। लेकिन जो मैंने ये उदाहरण दिया इसमें इस बच्चे की कोई गलती भी नहीं थी, प्लस आप इसको, मीन्स इसने प्रकोपन भी नहीं दिलाया था, वो गलती से भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बच्चा जो है कोई आपने जानबूझ के मारा है इसको हानि पहुंचाने के लिए, कि चलो इसको तो नहीं आप मार सकते हो तो इसके बच्चे को मार देते, ठीक है, तो फिर मानव वध का केस चलेगा। अपवाद देख लेते हैं कौन कौन से। आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि लोक सेवक अपना कार्य करते हुए
वैमनस्य के बिना मतलब बिना बुराई के, कोई लोक सेवक है, लोक सेवक का मतलब यहाँ पर सीधा उदाहरण लिया करो पुलिस से, ठीक है। कोई पुलिस वाला अपना कार्य कर रहा है, उसको सामने वाले से कोई वैमनस्य मतलब बुराई नहीं है पहले से, वो अपनी निजी बुराई नहीं निकाल रहा है, लेकिन कार्य कर रहा है, तो कार्य करते करते कभी क्या होता है वो कानून से आगे चले जाते हैं, मार सामने वाले को जुर्म कबूल कराने के लिए, साक्ष्य ढूंढने के लिए क्या करते हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर दे देते हैं, है ना, इससे उसकी मृत्यु हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, मानव वध बोलेंगे, लेकिन हत्या नहीं बोलेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अगर अगला वही है कि दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, नॉर्मल बातचीत से गाली गलौज तक पहुंची, हाथापाई होने लगी, लठ चलने लगे, यहाँ तक तो चीज़ें ठीक हैं। इसी लड़ाई में जब इतनी तीव्र हो जाए कि किसी की मृत्यु हो जाए आवेश में आके, और पहले से ये किसी ने प्लान नहीं किया था, कई बार लोग प्लान करते हैं कि इसको उकसाएंगे, लड़ने आएगा तो फिर थोड़ी लड़ाई होगी, इसके बाद इसी में इसको मार देंगे, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा अपराधी होते हैं ना, जिनका अपराध ही धंधा होता है, वो सब कुछ जानते हैं कि कौन सा कानून है, कहाँ कानून का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, कहाँ कम सज़ा मिलेगी। तो अगर ऐसा नहीं है कि पूर्व चिंतन से पहले से सोची समझी कोई साजिश नहीं है, अचानक से लड़ाई हुई और उस लड़ाई के परिणाम स्वरूप किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो भी हत्या नहीं है। ठीक है, तो यही लिखा है, यदि मानववध झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुआ, अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन के बिना मृत्यु कारित करे, तो इसे भी क्या है, हत्या नहीं बोलेंगे। अगला देख लेते हैं। अगर किसी की मृत्यु हुई है, जिसकी भी मृत्यु हुई है वो 18 वर्ष से ऊपर का था और उसने इच्छा से मृत्यु होना सहन किया। कई बार क्या होता है, गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति होता है, बहुत कष्ट हो रहा होता है, अब इच्छा मृत्यु तो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है, अपराध बना रखा है, तो कोई उसका जो साथी होता है उससे पीड़ा नहीं देखी जाती है, तो फिर उसकी इच्छा पूरी कर देता है, उसको मृत्यु कारित कर देता है। ठीक है, तो 18 वर्ष से ऊपर का होता हुआ स्वेच्छा से मृत्यु होना सहन करे वो व्यक्ति और मृत्यु का जोखिम उठाए, तो जिस व्यक्ति ने वो किया है उस पर मानव वध का केस तो चलेगा, लेकिन हत्या नहीं कहलाएगा। अब धारा 102 पर चलते हैं। अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए सामने वाले ने प्लान कर रखा है कि ए को मारेंगे हम, ठीक है, बी गया कि हमें ए को मारना है, लेकिन ए को नहीं मार पाता है और सी की मृत्यु हो जाती है, उद्देश्य था ए को मारने का, लेकिन मृत्यु किसकी हो जाती है, सी की, उसी के बारे में, तो इसे भी क्या है, मानव वध कहा जाएगा। जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानव वध। आगे चलते हैं। धारा 103(1) ये क्या बोलती है, हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है कि जो कोई भी, अब देखो दोनों के दंड में अंतर है, 105 में आ जाएगा आपका आपराधिक मानव वध के लिए दंड का प्रावधान, और 103(1) में क्या है, हत्या के लिए दंड का प्रावधान। तो 103(1) में क्या बोलता है कि जो भी हत्या करेगा उसे मृत्यु या आजीवन कारावास। अब यहां पर मेंशन नहीं किया है शेष प्राकृतिक जीवन, तो इसे 20 वर्ष मानिए, दंडित होगा, प्लस जुर्माना तो हर केस में ऑलमोस्ट लगाया जा रहा है, तो उसको तो आप लेके चलो। ठीक है, 103(2) ये इंपॉर्टेंट धारा है, पूछी जा सकती है, ये है मॉब लिंचिंग, भीड़ हत्या। बहुत सारे बीच में देखे होंगे केस थे, है ना, तो भीड़ मिलके हत्या कर देती थी, अब उसको कानून में शामिल कर दिया गया। भीड़ किसे बोला जाएगा, कम से कम 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का कोई समूह हो, जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, समुदाय, जन्मस्थान, भाषा या अन्य कोई ऐसा ही सांस्कृतिक कारण हो, है ना, इन आधार पर हत्या करते हैं, तो समूह का प्रत्येक सदस्य किस चीज का दोषी होगा, भीड़ हत्या का, और उसको कौन सी सजा मिलेगी, या तो मृत्यु की या आजीवन कारावास की और जुर्माना साथ में। तो हत्या वाला ही सब पर केस चलेगा, सिंपल है, हत्या के केस में भी क्या सजा थी यहाँ पे देख लो, मृत्यु या आजीवन कारावास साथ में जुर्माना, सेम यहां पर। धारा 104, अगर किसी को आजीवन कारावास ऑलरेडी मिला हुआ है और इसके अधीन रहते हुए वह पैरोल पर आके, जमानत पर आके फिर से हत्या कर देता है, तो क्या होगा, अब की बार उसको या तो मृत्यु दी जाएगी, या जो आजीवन कारावास होगा वो शेष जीवन तक होगा,
मतलब कठोर कर दिया गया। पहले जो आजीवन कारावास था वो सामान्य 20 वर्ष वाला था, लेकिन अब शेष जीवन वाला हो जाएगा। धारा 104 में इसका प्रावधान है। धारा 105 में चलते हैं। जैसा मैंने बोला कि मानव वध और हत्या की जितनी धाराएं हैं आपकी कहाँ तक जाएंगी, है 110 तक। 105 में क्या है कि हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध, इनके लिए दंड की बात हो रही है। हत्या में तो देख लिया, या तो मृत्यु मिलेगी या आजीवन कारावास, है ना। लेकिन अगर हत्या नहीं है, आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आ रहे हैं, तो 5 से 10 वर्ष तक की सजा या फिर आजीवन कारावास। यहां पर मृत्यु नहीं है, ठीक है। या तो उसको 5 से 10 वर्ष तक की सजा मिलेगी, कठोर या सादा दोनों हो सकती है, या फिर आजीवन कारावास हो सकता है, प्लस जुर्माना तो रहेगा ही रहेगा। धारा 106 इंपॉर्टेंट धारा है। किसी व्यक्ति ने यदि उपेक्षा द्वारा या लापरवाही भी यहां पर लिख सकते हैं, मृत्यु कारित कर दी, उसकी उपेक्षा या लापरवाही से किसी दूसरे की मृत्यु हो गई, जैसे डॉक्टर होते हैं, नर्स होती हैं, या जिसका जो भी काम है उनके द्वारा, तो उसको 5 वर्ष तक का कारावास अगर नॉर्मल लोग हैं, बाकी के अन्य डॉक्टर के अलावा। और अगर डॉक्टर की उपेक्षा के द्वारा हुआ है तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास। थोड़ा सा संरक्षण दिया है डॉक्टरों को। धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाना, यानी ये दुष्प्रेरण करना होता है, उकसाना। अगर कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है और उसने आत्महत्या कर ली तो 10 वर्ष तक की सजा मिलेगी, प्लस जुर्माना। धारा 109 एक क्या है, हत्या करने का प्रयत्न। इसमें भी सेम है, चाहे आत्महत्या के लिए उकसाओ चाहे हत्या करने का प्रयत्न करो, दोनों सेम चीज हो गई, ठीक। तो 10 वर्ष तक की यहां पर भी सजा है और जुर्माना। धारा 110 आपराधिक मानव वध का प्रयत्न, यानी यहां पर हत्या का प्रयत्न नहीं है, हत्या का प्रयत्न तो ऊपर है, ये मानव वध का प्रयत्न है, तो 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना होगा यहां पर, या भी लगा दिया गया है यहां पर। अब आ जाते हैं, टॉपिक यहां से चेंज हो गया, अब आ गया संगठित अपराध, ठीक। धारा 111 एक संगठित अपराध की परिभाषाएं पूछी जाती हैं। जो आपका एसटीएफ बनाया गया था ना यूपी में, उस संगठित अपराध से निपटने के लिए ही था। अब तो जो एटीएस है वो भी संगठित अपराध से निपटने का काम करती है, एसटीएफ तो करती है, ठीक है। तो संगठित अपराध के मामले में आप देखोगे एनएसए कानून भी लगा दिया जाता है, गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया जाता है। ये भी कानून आगे चल के हम देखेंगे थोड़े बहुत, ठीक है। तो संगठित अपराध की परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्या है, संगठित अपराध सिंडिकेट। एक सिंडिकेट होता है, इसके सदस्य के रूप में अगर कोई है, या अकेले है या संयुक्त रूप से, मीन्स अपराध करते समय पहले तो ये है कि उसके पास वो सदस्यता है, ये जग जाहिर है कि ये व्यक्ति इस गैंग का सदस्य है, ठीक है। फिर वो अगर जुर्म करता है, चाहे वो अकेले करे चाहे संयुक्त रूप से करे। जुर्म कौन कौन से आ जाते हैं, अपहरण, डकैती, यान चोरी, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या, आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध जानते ही हो गए, अब जो साइबर फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड जिसे बोलते हैं, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों की तस्करी, वेश्यावृत्ति या फिरौती हेतु अपराध करते हैं। अब अपराध करने के इनके तरीके क्या क्या हो सकते हैं, या तो हिंसा फैलाते हैं, या धमकी देते हैं, या उत्पीड़न करते हैं, या अन्य साधनों का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, संगठित अपराध। जब आप देखोगे कि यही चीज जब व्यक्ति कोई अकेला करता है, किसी सिंडिकेट का सदस्य नहीं होता है, एक संगठन बना के नहीं करता है, तो इन अपराधों के लिए कम सजा है। लेकिन जब वो किसी उसका सदस्य होता है तो सजा बढ़ा दी गई है। तो संगठित अपराध में क्या है, इसकी परिभाषा दे दी गई, 2 या अधिक व्यक्तियों का समूह एक सिंडिकेट के रूप में अगर कार्य करता है तो ये संगठित अपराध कहलाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके लिए सजा, कि कोई भी व्यक्ति अगर संगठित जो सिंडिकेट है उसका सदस्य रहते हुए अपराध करता है, तो 2 प्रकार के अपराध करेगा, या तो वो किसी की हत्या कर देगा जिसमें मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है तो अलग सजा रहेगी, और अन्य केसेस में अलग सजा रहेगी। तो यदि संगठित अपराध से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे भी मृत्यु की सजा या आजीवन कारावास मिलेगा। साथ में जुर्माना देखो यहाँ पर क्या है, 10 लाख तक, 10 लाख से कम नहीं तक नहीं है,
जुर्माना कम से कम 10 लाख उस पर लगाया जाएगा। क्योंकि ये जो संगठित अपराध होते हैं ना, जो सिंडिकेट बनते हैं, इनके 2-3 लक्ष्य होते हैं। संगठित अपराध और आतंकवाद में अंतर समझ लो। ये या तो पावर लेना चाहते हैं संगठित अपराधी, ठीक, राजनीतिक पावर या प्रशासनिक पावर लेना चाहते हैं, या फिर ये आर्थिक फायदा चाहते हैं, ठीक, ये होता है। लेकिन जो आतंकवाद होता है, उनका उद्देश्य आर्थिक फायदा नहीं होता है। राजनीतिक मैसेज तो होता है कि वो राजनीतिक कोई मैसेज दें, सामाजिक धार्मिक मैसेज दें, खासतौर से राजनीतिक और धार्मिक, ठीक, लेकिन आर्थिक नहीं होता है। प्लस जो संगठित अपराध होता है, वो अपने संगठन की घोषणा कर देता है पहले से ही कि हम इस संगठन से जुड़े हुए हैं, ये पता रहता है। यहाँ पर आतंकवादी जो होता है, वो क्या करता है कि वो बाद में जब वो काम कर चुका होता है तब उसकी घोषणा होती है कि इससे ये जुड़ा हुआ था। खुद से घोषणा नहीं करते हैं, उसका मतलब पता चलता है बाद में कि जांच एजेंसियों को यहाँ से जुड़ा हुआ था। ये पहले से ही घोषणा करके रखते हैं जिससे लोगों में भय रहे। ये थोड़ा सा इनमें अंतर है, ठीक है। अब आ जाते हैं 111(2). पहले तो था कि अगर इन्होंने अपराध किया किसी सिंडिकेट का सदस्य रहते हुए और मृत्यु हो जाती है। दूसरे में क्या है कि मृत्यु के अलावा अन्य मामलों में क्या होगा, 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना कम से कम 5 लाख। इंटरेस्टिंग चीज क्या है अगली धारा, कि अगर आपने कोई जुर्म नहीं भी किया, केवल सदस्य हो इस सिंडिकेट के, फिर क्या है देखो, 111(4). संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य भर होने मात्र पर क्या है, 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक सजा प्लस 5 लाख तक, 5 लाख से कम नहीं, मीन्स 5 लाख से ऊपर जुर्माना। तो क्या ये वाली सजा और ये वाली दोनों बराबर हैं? यानी कि अगर मृत्यु के अलावा आप कोई और जुर्म कर रहे हो, वो बराबर है किसके, कि आप नहीं जुर्म कर रहे हो लेकिन उस सिंडिकेट का सदस्य हो। इतना कठोर बना दिया इन्होंने कानून, ठीक है। अब अगर इसको आप लोग एसआई बनने जा रहे हो, एसआई और थानेदार, ठीक है, किसी थाने के ही ऊपर होता है किसी भी कानून को लागू कराना। जब आप बीएनएस पढ़ते हो तो इतने कठोर कानून बना दिए कि अगर इसका 60% भी लागू करा देते हो ना, तो इंडिया में अपराध होने बंद हो जाएंगे। अगर 60% अच्छे से लागू हो गया, बाकी लोग भय से अपराध करना बंद कर देंगे, ठीक। आगे चलते हैं 112(1). अब ये छोटे संगठित अपराधों के बारे में है। छोटे संगठित अपराध क्या होते हैं, जब कोई व्यक्ति टोली में रहता है ना, चोरी वाली एक टोली है, चोरी करते हैं, छिनैती करते हैं, ये सब काम करते हैं, ठीक है, या फिर जाके प्रश्न पत्र वगैरह लीक कराते हैं, तो इनको छोटे संगठित अपराधों में रख दिया गया कि समूह या टोली का सदस्य होते हुए चोरी, छल, जुआ खिलाना, परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय, यानी लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय इत्यादि कार्य करते हैं, तो इसे बोला जाएगा क्या, छोटे संगठित अपराध। इसके लिए सजा क्या है, 112(2) में सजा है 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक सजा होगी प्लस जुर्माना होगा। धारा 113(1) बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग जान रहे हैं। आतंकवाद दुनिया में इस टाइम, अभी कल की ही घटना है, अमेरिका में बच्चों का कोई वो था, हॉल में वो प्रेयर कर रहे थे, स्कूल था वहीं पर प्रेयर कर रहे थे, वहां पर एक व्यक्ति गया और उसने हमला किया, 3 बच्चे की मृत्यु हो गई और 15-16 घायल हो गए, ठीक है। उस व्यक्ति ने खुद को भी गोली मार ली और उसकी जो गन थी, गन पर क्या लिखा था, इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक करो, ट्रंप को मार दो और इजराइल को इजराइल को ख़त्म कर दो, ये सब लिखा था। इस मानसिकता से लोग हैं, ठीक है। तो आतंकवादी कृत्य की धारा कौन सी है, 113(1). जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, मुंबई पर हमला क्यों हुआ था, मुंबई पर हमला हुआ था कि भारत को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना। असीम मुनीर अभी क्या बोला कि अगली बार हमला करेंगे तो भारत में पूर्व की साइड से करेंगे जहां जामनगर में रिफाइनरी वगैरह है। अंबानी, मुकेश अंबानी की फोटो दिखा के बोल रहा है, मतलब जल रहे हैं ये लोग कि भारत इतनी तेजी गति से आगे बढ़ रहा है, इनको आर्थिक चोट पहुंचानी जरूरी है ना। खुद नहीं कर पा रहे हैं, खुद ने वो सिस्टम नहीं बना रखा है, तो अब देखो मानसिकता हो, यही मानसिकता आगे ट्रांसफर करते हैं तो आतंकवादियों तक जाती है।
ये तो अपने आप प्रूफ दे रहे हैं, इनके पीछे कोई बड़ा मुल्क पड़ा नहीं है। बस दिक्कत ये है, जिस दिन कोई बड़ा मुल्क इनके पीछे पड़ जाए तो सारे बड़े मुल्क तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चाटुकार बहुत हैं। इनका जो नेशनल प्राइड है वो जीरो है, नेशनल इंटरेस्ट वो ताक पे रख देते हैं। आपको जो काम कराना, जो भी बड़े मुल्क हैं, बताओ इनको पैसे दो, कराओ, तो फिर बड़े मुल्क इनसे क्यों ही फालतू में पंगा लेंगे। वो भी सोचते हैं कि हमारा काम ये कर ही रहे हैं, है ना। ये है सिस्टम। तो आर्थिक सुरक्षा या भारत में या विदेशों में, ठीक है, भारत में अगर आतंकवाद फैला रहे हो तो भी, और विदेश में भी, जनता में या जनता के किसी समूह में आतंक फैलाने या फैलाने की संभावना से कोई व्यक्ति कृत्य करता है। आतंक को समझना जरूरी है। आतंक क्या होता है? भय। जब आप एकदम से भयभीत कर दो। अब जरूरी नहीं है बंदूक से, आजकल आतंकवाद के नए स्वरूप चले हैं यूरोप तरफ। क्या करते हैं, कोई गाड़ी उठाई, ट्रक उठाई, भीड़ जहां खड़ी हुई है चढ़ा देते हैं एक साथ। ये भी तो आतंकवाद है, ठीक है। तो जब आप जनता में, जनमानस में भय फैलाते हो और उस भय को फैलाकर अपने उद्देश्य हासिल करने की कोशिश करते हो, वो सब आतंकवाद है। और यहां पर इन्होंने लिख ही दिया है। आगे चलते हैं, क्या क्या होते हैं इनके सिस्टम। बम से, विस्फोटक पदार्थ से, नकली करेंसी, व्यक्तियों की मृत्यु, कई सारे व्यक्तियों की जहां मृत्यु हो, संपत्ति की हानि हो, ये सब आतंकवाद के दायरे में आएंगे, ठीक। नकली करेंसी भी दायरे में है, ये ध्यान रखिए। अब धारा 113(2) में दंड की बात होती है। फिर से दंड को दो स्वरूप में बांट दिया कि अगर मृत्यु होती है तो, और अन्य मामलों में। तो ऐसे परिणाम स्वरूप किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, उसे या तो आजीवन कारावास मिलेगा या मृत्यु मिलेगी प्लस जुर्माना। मैक्सिमम आतंकवाद के केसेस में अगर घोर आतंकवाद है तो मृत्यु ही मिलती है। एक और बताता हूं, अगला जो आपका टॉपिक है अध्याय 7, उसमें है राज्य, यानी राज्य मतलब देश, स्टेट के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। वहां पर क्या है, आतंकवाद को ही क्या है, अगर कोई आतंकवादी है तो उसको स्टेट के विरुद्ध युद्ध छेड़ना भी माना जाता है। तो आगे चल के और सजा कठोर हो जाएगी आतंकवाद की। 113(2) खा, अन्य मामलों में अगर मृत्यु नहीं होती, उसके अलावा अन्य काम हो जाता है तो 5 वर्ष से आजीवन कारावास तक सजा और जुर्माना। अब आ जाते हैं ये, जैसे मोहम्मद हाफिज सईद, इन लोगों के लिए बनाया है ये सिस्टम कि कोई आतंकवादी कृत्य करने के लिए प्रशिक्षण देता है, भर्ती करता है, शिविर का आयोजन करता है, किसी प्रकार से उनको सहायता देता है, संशय देता है, मतलब जो भी काम करता है, तो उस व्यक्ति को 5 वर्ष से आजीवन कारावास तक प्लस जुर्माना उस पर लगेगा। यहां पर आपकी आतंकवाद वाली भी धाराएं समाप्त होती हैं। अब आ जाते हैं उपहति। दो चीजें होती हैं, एक होती है किसी व्यक्ति की हत्या, जिसे वध भी बोलते हैं, मृत्यु भी बोलते हैं। अगर ये चीज नहीं हुई तो संगीन दूसरा अपराध क्या हो जाता है, उस व्यक्ति की उपहति करना, शारीरिक क्षति पहुंचा देना उस व्यक्ति को, ठीक। तो यही जितने भी उपहति वाली हैं धाराएं हम देखेंगे, लेकिन मैन देखेंगे। 114 में क्या है, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा देता है या कोई रोग दे देता है, सपोज करो ना कोई HIV संक्रमित जो है सिरिंज लगा देता है जानबूझकर, तो इसे बोलते हैं रोग देना। कोई वायरस से संक्रमित कर देता है, अदर वायरस जो होता है, उसका कोई अंग शिथिल कर देता है, इतनी पीड़ा देता है कि कोई अंग काम करना ही बंद कर देता है, शिथिल पड़ जाता है, तो यह कहा जा सकता है कि वह उपहति करता है। अभी तो उपहति की बात हुई, स्वैच्छिक उपहति की एक बात होती है यहीं पर। स्वैच्छिक उपहति क्या है कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं से, अपनी इच्छा से, सामने वाले को जो भी क्षति करना चाहता है वो अपनी इच्छा से करता है और वो काम कर भी देता है, तो इसे बोलते हैं स्वैच्छिक उपहति, ठीक है। धारा 116 में घोर उपहति की बात है, क्योंकि अधिकांश सजाओं में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, साथ में लिखा है घोर उपहति, कि उस व्यक्ति की घोर उपहति हो जाती है 2 केसेस में, तो सजा बढ़ जाती है, ठीक। तो यहीं पर घोर उपहति की परिभाषा जान लेते हैं क्या है, कि कोई उपहति होती है, वो घोर उपहति कब कहलाएगी। सबसे पहले उस व्यक्ति का या तो पुरुषत्व का हरण हो जाए, मतलब नपुंसक हो जाए वो व्यक्ति। दूसरा, किसी नेत्र की दृष्टि चली जाए, किसी एक की भी चली जाए, अगर दोनों की स्थायी रूप से चली गई तो और ज्यादा घोर हो गई, लेकिन इसी में ही आएगा वो भी। किसी एक कान का, उसकी क्षमता सुनने की समाप्त हो जाए,
कोई एक अंग आपने तोड़ दिया, विच्छेद कर दिया, अलग कर दिया, जोड़ विच्छेद कर दिया। अगर विच्छेद नहीं भी किया तो किसी एक अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश कर दिया, ठीक है, उसमें ताकत ही नहीं रही। सिर या चेहरे का स्थायी विद्रुपीकरण कर दिया ना, इतना चोटिल किया कि उसका नक्शा ही बदल गया व्यक्ति के चेहरे का, ऐसा का। अस्थि या दांत का टूटना, यानी कि दांत भी किसी का तोड़ दोगे तो वो घोर उपाधि में आएगा, ये ध्यान रखना। और आखिरी क्या है कि कोई ऐसा कार्य जो किसी दूसरे के जीवन को संकट में डालता है या उसे 15 दिन तक पीड़ा में रहना पड़ता है, ये भी घोर उपहति में आएगा। धारा 116 ध्यान रखना। 117 क्या है, इसके लिए दंड की बात हो जाएगी। तो उपहति हेतु दंड कितना है, 7 वर्ष तक कारावास प्लस जुर्माना। अगली जो इंपॉर्टेंट धारा है वो है 121 एक। जैसा मैंने बोला, जिसमें भी एक धारा अगर सिंगल है तो वो 121 होती, अगर जिसमें दो धाराएं हैं उससे ज़्यादा हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है, 121 एक, 121 दो, 121 से शुरुआत नहीं होगी, ठीक है। तो 121 एक क्या बोलती है, कोई लोक सेवक है, अपना कार्य कर रहा है, अब उसको कार्य करने से डराने के लिए होता है ना, तो उसको कर्तव्य से भयोपरत, मतलब इतना भय उसके अंदर पैदा कर देना कि वो कार्य ना करे, इसे स्वेच्छा उपहति बोलेंगे या घोर उपहति करना बोलेंगे। यानी कि उपहति करेगा या घोर उपहति करेगा, इन दोनों केसेस में 5 वर्ष तक सजा या जुर्माना या दोनों होंगे, ठीक है। किसी लोक सेवक को अपने कार्य से, हो सकता है जांच हो रही होती है, आप लोग देख रहे होंगे, अभी हाल ही में आया है कि एक डीएम थे आपके भिंड के, भिंड मुरैना में डीएम एसपी पर अधिकांश जगह हमले होते रहते हैं। तो भिंड के डीएम को कल ही थे, वहाँ के जो विधायक थे कोई कुशवाहा जी, पूरा धमका रहे थे। जबकि डीएम साहब ने क्या किया था, जो रेत थी, वो यहाँ पर रेत का बहुत खनन होता है, चंबल नदी है, तो रेत के लिए 2 चौकी बनवा दी थी कि रेत का जो अवैध खनन है वो रुक जाए। इसी पर वो नाराज थे, तो वो बहाना बना के क्या आए थे, उर्वरक का, कि उर्वरक टाइम पर क्यों नहीं मिल रही थी, ये वो सारी चीज़ें। अब इसमें वो धमका रहे थे, मुक्का भी उन्होंने दिखाया था, है ना। तो मुक्का का भी आगे आएगा, किसी पर हमले का वो करना हो, फिर आप लोक सेवक पर डीएम जैसे उस पर कर रहे हो प्रशासनिक मामलों का, मतलब ये और एक धारा बढ़ा दी गई है कि अगर कोई गजटेड ऑफिसर होता है, केंद्र का ए ग्रेड का ऑफिसर होता है, उस पर ये सब काम करते हो तो और ज़्यादा दंड है, ठीक है। वो उन्होंने किया, लेकिन विधायक जी हैं, अगर सरकार चाहेगी तो तुरंत केस रजिस्टर होगा, जेल जाएंगे विधायक जी, ठीक है। आगे चलते हैं। धारा 124 एक एसिड अटैक से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, ध्यान रखना, इसको भी याद कर लेना। महिलाओं पर ज़्यादा होता है, ठीक। तो अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना, अपनी इच्छा से, जो व्यक्ति है वो अपनी खुद की इच्छा से जाके किसी व्यक्ति पर एसिड अटैक करता है, तो उसे 10 वर्ष तक से लेकर के आजीवन कारावास की सजा होगी, प्लस जुर्माना, और जुर्माने से क्या होगा, पीड़ित की चिकित्सा मदद की जाएगी, प्लस साथ में उसके लिए एक प्रकार से मुआवजा की भी व्यवस्था की जाएगी। मुआवजा के लिए कोर्ट अलग से घोषित करेगा कि इसमें से कितना मुआवजा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। ये यूपी सब इंस्पेक्टर का पेड बैच है, एप्लीकेशन पर है, जीएस रेवोल्यूशन एप्लीकेशन पर। जीएस रेवोल्यूशन जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे एप्लीकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन के अंदर या तो ऊपर ही स्क्रीन पर या ऑल कोर्सेज में जाओगे, या स्टोर ऑप्शन भी रहता है, किसी पर भी क्लिक करोगे तो सारे कोर्स दिख जाएंगे, उसमें से यूपीएसआई कोर्स को चूज करके आप वहीं से ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद टेलीग्राम पर स्लिप भेज देना, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। कोई परेशानी है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। आगे चलते हैं। अगली धारा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। दो चीजें हैं, दोनों का मतलब समझाता हूं। सदोष अवरोध क्या है कि 126 एक, पहले तो ये ध्यान रखो, ऐसी बाधा डालना जो व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोक दे जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है। मतलब पब्लिक रोड है या पब्लिक प्लेस है, कोई व्यक्ति चल रहा है, आप उसका रास्ता रोक रहे हो, बाधा डाल रहे हो, तो इसे बोलेंगे सदोष अवरोध। इसमें 1 माह तक सादा कारावास या जुर्माना भी कितना, 5,000 तक। इंपॉर्टेंट इसकी परिभाषा है, ये ध्यान रखो।
127(1) उससे ज़्यादा संगीन जुर्म है सदोष परिरोध। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को पहले तो जाने दिया जाता है, लेकिन जैसे वो जाता है इसके बाद उसको एक निश्चित सीमा में बंद कर दिया जाता है। एक प्रकार से ये एक निश्चित सीमा से परे जाने से रोकना होता है। सपोज करो कोई व्यक्ति गया, यहाँ से गया, आपने फिर यहाँ उसका गेट बंद कर दिया, अब वो कैद है। तो इसमें बहुत प्रकार की सजाओं का है कि अगर वो 1 दिन तक आपने कैद किया तो अलग सजा है, 5 दिन तक किया, 3 दिन तक किया और ज़्यादा किया, ठीक है। तो आपको केवल परिभाषा जाननी है कि निश्चित सीमा से परे जाने से रोकना, इसे बोलते हैं सदोष परिरोध। और कहाँ है? 127(1) में। धारा 130 हमला। ये कौन सा हमला है? देखो, कोई अंग विक्षेप, अपने अंग को, किसी भी अंग को ऐसे प्रदर्शित करना कि आप हमला कर सकते हो, या तैयारी, जो मैंने अभी विधायक जी वाला उदाहरण दिया, ठीक है, ये है हमला। इसका उदाहरण दे दिया हमने। ए अपना मुक्का बी पर दिखाता है तथा बी को ऐसा प्रतीत होता है कि ए उसे मारने ही वाला है, तो ये माना जाएगा कि ए ने हमला किया। ठीक। अब ये थोड़ा सा एक सजा में थोड़ा सा ये है कि 3 माह की सजा या जुर्माना, और जुर्माना कितना? 1,000 रुपये तक, या दोनों हो सकते हैं किसी व्यक्ति को। ठीक। ये तो रेलवे वाली सजा होगी, बिना टिकट वाली शायद, है ना, इतनी ही सजा रहती है। अब इसमें क्या है? गंभीर प्रकोपन के अलावा छूट दी गई उन व्यक्ति को कि सामने वाले ने अगर किसी व्यक्ति को इतना उकसा दिया है, इतना गंभीर प्रकोपन कर दिया, तो वहां पर तो उसकी हत्या भी हो जाए तो भी सजा में छूट दी गई है, तो यहाँ तो फिर उसको छूट दी गई, बाकी यहाँ पर ये सजा होगी। अन्य केसेस में गंभीर प्रकोपन के लिए सजा कम कर दी गई, कितनी? 1 माह की सजा या 1,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। ठीक। और धारा इसकी कौन सी है? 136। अगर सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ अनुच्छेद के लिए, मतलब संविधान में, तो संविधान का अनुच्छेद 136 क्या है? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। SLP स्पेशल लीव पिटीशन, इसी के तहत आप दायर कर सकते हो। 137 क्या है? धारा 137 सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के निर्णयों का न्यायिक पुनर्विलोकन करता है। आगे चलते हैं। अगली जो धाराएं हैं वो किससे संबंधित हैं? व्यपहरण, अपहरण, दासत्व तथा बलात्श्रम। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम, इससे संबंधित है। इससे संबंधित कोई भी कानून हो केवल केंद्र बना सकती है, ध्यान रखना, और उसी से संबंधित ये सारे अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले व्यपहरण जानते हैं, फिर जानेंगे अपहरण। व्यपहरण 2 किस्म का होता है। एक होता है भारत में से व्यपहरण, और दूसरा होता है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। दोनों को देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं 137(1) का, यानी कि भारत में से व्यपहरण किसे कहा जाएगा? जो कोई किसी व्यक्ति को उसकी सम्मति यानी सहमति या उसके वैध प्राधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना। इसका क्या मतलब हुआ? या तो कोई व्यक्ति 18+ है, प्लस वो मानसिक रूप से स्वस्थ भी है, तो वो खुद ही सहमति देगा, या फिर वो 18 से कम उम्र का है तो उसका जो भी गार्जियन हो, संरक्षक हो, उसकी सहमति चाहिए, या वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, है ना, अबोध हो, तो फिर उसके गार्जियन की सहमति चाहिए। इन चीज़ों के बिना, उसकी खुद की सहमति या उसका जो वैध प्राधिकृत व्यक्ति है उसकी सहमति के बिना, उसे भारत की सीमाओं से परे पहुंचा देता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपने देखी है ना, एक देश से दूसरे देश में भेज देना, है ना, उस व्यक्ति को पता ही नहीं, उसको दिलासा दे के ये है वो, तो इसे बोलेंगे भारत में से व्यपहरण। दूसरा, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण, यानी कि वो विधिपूर्ण संरक्षण में है और आपने क्या किया? बिना उसके संरक्षक की अनुमति से उसका अपहरण कर लिया, मीन्स दूसरी जगह भेज दिया। तो किसी शिशु या विकृत चित्त वाले व्यक्ति को उसके संरक्षक की सहमति के बिना ले जाता है या बहका कर ले जाता है। अब वो व्यक्ति अबोध बालक है ना, विकृत चित्त है, तो उसे तो नहीं पता, आप बहका के ले जा रहे हो तो भी वो बेचारा चला जाएगा। तो ये 2 प्रकार के व्यपहरण हैं। 137(2) में किसका प्रावधान है?
कि अगर कोई विधिपूर्ण संरक्षण में है और फिर उसका व्यवहरण किया जाता है तो 7 वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माना। अगला चलते हैं धारा 138 अपहरण से संबंधित है। इस धारा को भी याद कर लेना 138 अपहरण। आप लोग मुझे बताइए एसिड अटैक वाली धारा कौन सी है, कमेंट में बताइए, अभी बताइए। तो अपहरण से संबंधित धारा क्या है? जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए कैसे बल द्वारा या तो बल से विवश कर दे या कोई छल प्रपंच रचे हो उसे अपने यहाँ बुला ले, इसके बाद उसको निरुद्ध कर ले, कैद में कर ले, तो छल युक्त उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, ऐसा कहा जाएगा 138 में। अब 139(1) में देख लेते हैं। भीख मांगने के प्रयोजनों हेतु शिशु का व्यपहरण या विकलांगीकरण करना, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई शिशु है, शिशु मैंने बताया है कि अगर यहां पर उम्र नहीं खोली गई है तो शिशु का मतलब 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, इसका व्यपहरण करना या इसका विकलांगीकरण करना। अपहरण शब्द का जिक्र नहीं है क्योंकि व्यपहरण में क्या होता है, अगर आप उसको छल द्वारा भी ले गए हो, अगर उसको कोई लालच दे के ले गए हो तो वो भी आ जाएगा, ठीक है, उसकी उसकी जो उसका गार्जियन होता है उसकी बिना सम्मति से। तो इसमें क्या होगा, अगर केवल उसकी किसी अंग को खराब नहीं कर रहे हो तो 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक, और यहाँ पर जितने भी अब आएंगे जुर्म सब में कठोर दंड की बात है क्योंकि इनका काम इतना घिनौना है। बच्चों पर जब ये इतनी ज़्यादा हिंसा कर सकते हैं, है ना, मानवता इनकी मर चुकी है, तो इनके लिए भी कानून ने क्या है, हर जगह कठोर दंड की बात की है। तो 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। अगर उसको भीख मांगने के लिए सामने वाला विकलांग कर देता है, किसी अंग को क्षतिग्रस्त कर देता है, तो फिर 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, और जो आजीवन कारावास होगा वो शेष प्राकृतिक जीवन तक होगा, प्लस जुर्माना अलग से होगा, ठीक है। धारा 140(1) अभी ऊपर तो परिभाषा दी थी, फिर अलग अलग मकसद से व्यक्ति अपहरण करता है तो उसके लिए सजा की बात हो रही। अब 140(1) में क्या है, किसी व्यक्ति की हत्या करने या फिरौती मांगने के लिए कोई अपहरण या व्यपहरण किया जाता है तो 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। अगर किसी व्यक्ति को बलि चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है तो अपहरण किया गया तो उसको भी इसी के अंतर्गत माना जाएगा, मतलब वहां पर भी 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा मिलेगी, ठीक। धारा 141 विदेश से, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, खास तौर से आपकी नेपाल से। तो अगर किसी विदेश बाहरी देश से कोई बालिका है तो वो 21 वर्ष से कम उम्र की हो, या बालक हो तो वो 18 से कम उम्र का हो, उसका आयात करना और किसी आपराधिक कार्य के लिए आयात करना। आपराधिक कार्य मतलब उसको संबंध बनाने के लिए मजबूर करना, ये सब चीज़ें उसमें लिखी हैं आपकी धारा में। तो इससे 10 वर्ष तक की सजा होगी प्लस जुर्माना होगा। मतलब भारत का जो कानून है उसमें मानवता बहुत है। दुनिया भर के कानूनों में क्या होता है, संरक्षण तो होता है लेकिन उनके खुद के नागरिकों के लिए होता है। हम देख रहे हैं आतंकवाद में भी इन्होंने, बाहर भी आतंकवाद कर रहा है अगर कोई भारतीय तो संरक्षण, जबकि कनाडा जैसे देश है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा लिबरल मानते हैं, बहुत ज़्यादा नैतिक रूप से उन्नत मानते हैं, ठीक है। इन देशों में खुलेआम हिंसा हो रही होती है भारतीयों पर, खुलेआम धमकी मिल रही होती है, लेकिन ये कोई कार्रवाई नहीं करती। भारत ने अपने कानूनों में ये कर रखा है कि कोई व्यक्ति अगर भारतीय है या बाहर भी करता है ना तो भी उसको यहाँ सजा दी जाएगी। ये अंतर है भारतीय कानूनों में। इसीलिए हम देखना अभी धीमे धीमे कितने भी ये लोग बाधाएं डाल लें, 10 साल बाद एक कंट्री जो शेप लेगी ना, दुनिया को दिशा दिखाएगी। यहाँ के नेचर में, डीएनए में मानवता है, डीएनए में लोकतंत्र है यहाँ के लोगों के, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनुष्य को शोषण के उद्देश्य से बेचना, निरुद्ध करना, रखना, बंधुआ मजदूरी करना, मतलब कुछ भी काम हो सब आता है मानव दुर्व्यापार में। अब दुर्व्यापार में क्या होता है, आपने एकदम तो करोगे नहीं, तो या तो उसको खरीदोगे या भर्ती करोगे। तो भर्ती करता है, परिवहन करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, संश्रय आश्रय देता है, स्थानांतरण करता है, या गृहीत अपने पास रखता है, ग्रहण करता है।
ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जुर्म हैं। और इसी जुर्म के लिए 143(2) में सजा का प्रावधान है क्या, 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक कठोर सजा होगी। ये कारावास कठोर होगा, साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। और ये तो हुआ एक व्यक्ति के साथ अगर ऐसा करते हो। अगर किसी ने एक से अधिक व्यक्तियों के साथ दुर्व्यापार किया तो फिर कम से कम 10 वर्ष की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। धारा 145। अब दास प्रथा तो बंद हो चुकी है। आप लोगों को बताना है कि दास प्रथा, चलो मैं थोड़ा सा दे देता हूँ। 1833 के अधिनियम में प्रावधान था कि दुनिया भर से जितने भी उपनिवेश हैं अंग्रेज यहाँ से दास प्रथा समाप्त करेंगे, लेकिन 1843 में ये बंद नहीं हुई थी। इसके बाद कुछ समय लगा था, ठीक है। तो वो कब बंद हुई थी, दास प्रथा कब बंद हुई थी और किसके काल में बंद हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। तो दासों का आयात निर्यात करना धारा 145 में है, ये भी अपराध होगा। धारा 146 में क्या है, इच्छा के विरुद्ध श्रम करने हेतु गैर कानूनी रूप से मजबूर करना, ठीक है। यानी कि गैर कानूनी रूप से सामने वाले को श्रम कराना जबकि उसकी इच्छा नहीं है, तो इसके लिए क्या है, 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों होंगे। यहाँ पर आपका अध्याय 6 समाप्त हो गया। अध्याय 5 और अध्याय 6 की धाराओं को बार बार पढ़ लेना। जितनी भी क्लासेज हुई हैं, 5 ही क्लास हुई हैं और आप लोग देख रहे हो, अगर देखो 5 क्लास तक आपका 50% हो गया। कैसे, मैं बताता हूँ। 146 धाराएं ये, और धारा 2 में आपकी कितनी, 39 धाराएं हैं। तो 239, 2(1) से लेके 239 तक जोड़ो अगर आप, तो 39A हैं। अगर इनको आप लोग जोड़ लेते हो तो ये कितनी धाराएं हो जाती हैं आपकी, 185 धाराएं। इतनी आप पढ़ चुके हो, इतनी और बाकी हैं। जबकि अब बाद की जो भी धाराएं अध्याय आ रहे हैं, हर एक धारा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तो बीच बीच की केवल वो धाराएं पिक करनी है जो इंपॉर्टेंट है। अब छोटे छोटे जुर्म आएंगे, चोरी की, इसके, वो हम नहीं पिक करेंगे। वो केवल उसमें कॉमन जो मेन होगा, जिससे आप पूरा अध्याय समझ जाओ, केवल वो धाराएं आपको पढ़नी होंगी। तो आगे धाराएं आपकी अब कम होती जाएंगी। 50% या उससे ज़्यादा आपका BNS समाप्त हो चुकी है। इसीलिए इसको बार बार रिवाइज करो। जैसे ही आपका पेट का एग्जाम हो जाता है, फिर 2 सब्जेक्ट एक साथ चलेंगे, एक BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और दूसरा इंडियन पॉलिटी। और 15 से 17 क्लासेज में पॉलिटी समाप्त हो जाएगी और ये 10 ही क्लास लगेंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसी के साथ पैरेलली हिंदी शुरू हो जाएगी। तो पढ़ते रहो, मेहनत करो। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो हमने टारगेट रखा है ना, 2.5 महीने में हिंदी, GS, पॉलिटी जिसमें आती है, प्लस आपका जो मूल विधि है, सब समाप्त करा देंगे। बाकी अगर आप लोगों को हेल्पफुल लग रही क्लासें तो शेयर ज़रूर करें। जो भी व्यक्ति आपके आसपास आपकी नज़र में तैयारी कर रहा है उसे ज़रूर बताएं यहाँ के बारे में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।